बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स यूनिट 5th में पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्षेत्रीयतावाद, और आज उसी से संबंधित टॉपिक हम देखेंगे। वो है भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दल। भाग 1 में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्रीय दल किस तरह से मान्यता प्राप्त करते हैं। भारत में क्षेत्रीय दलों को विभिन्न आधारों पर देखा जा सकता है, विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इन्हें राज्य स्तरीय दल भी कहा जाता है। चुनाव चिन्ह संरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में चुनाव आयोग के द्वारा घोषित किया गया था और 2 दिसंबर 2000 को इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। 14 मई 2005 को इसमें फिर से परिवर्तन हुआ और इस आदेश के अनुसार ये निर्धारित हुआ कि राज्य दल या क्षेत्रीय जो दल हैं उनको तभी मान्यता मिलेगी जब वो कुछ शर्त पूरी करेंगे। ये शर्तें हैं, एक तो ये कि राजनीतिक दल विधानसभा के गत आम चुनाव में राज्य विशेष में कुल प्रयुक्त वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त कर लें और उसे उस राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 स्थान प्राप्त हों। दूसरी शर्त है उस राजनीतिक दल के उम्मीदवार लोकसभा के गत आम चुनाव में कुल प्रयुक्त वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त कर लें और इसके साथ उस दल का कम से कम एक सदस्य उस राज्य से लोकसभा के लिए निर्वाचित हो। तीसरी शर्त यह है कि वह राजनीतिक दल विधानसभा के गत आम चुनाव में कम से कम 3% स्थान या कम से कम 3 स्थान, इनमें से जो भी अधिक हो वह प्राप्त कर ले। यदि ये तीनों शर्तें कोई भी राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल प्राप्त कर लेता है तो चुनाव आयोग के द्वारा उस क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। यह भी उल्लेख किया गया है कि ये जो विज्ञप्ति है वो 1 मार्च 2004 से लागू मानी जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे क्षेत्रीय दलों के लक्षण क्या हैं या राज्य स्तरीय दल किन लक्षणों के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। क्षेत्रीय दल के लक्षणों में पहली चीज़ ये है कि इनकी शक्ति प्रमुख रूप से उस राज्य विशेष तक सीमित होती है जिस राज्य में उन्हें क्षेत्रीय या राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो। जैसे जनता दल यू का प्रभाव बिहार में देखा जा सकता है, समाजवादी दल का प्रभाव उत्तर प्रदेश राज्य में। दूसरा लक्षण ये है कि क्षेत्रीय दल नीति निर्धारण में उस राज्य विशेष के हितों या उन राज्यों के हितों को विशेष रूप से ध्यान देते हैं और जिस राज्य में उस क्षेत्रीय दल का प्रभाव हो, और ये क्षेत्रीय दल के अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तीसरी जो चीज़ इनके दिखाई देती है, लक्षण दिखाई देता है, वो ये कि केंद्रीय सत्ता में भागीदारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय दल अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ या किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ सहयोग या गठबंधन की नीति को अपनाते हैं और ये समय समय पे उदाहरण रूप में देखा गया है मिलीजुली सरकारों के समय। चौथा लक्षण ये है कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय एकता में बाधक बनते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सत्य भी नहीं है। भारत में विविधताएं हैं और इसलिए इस तरह के दलों का अस्तित्व देखा जाता है। राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय एकता को ये मजबूत भी कर सकते हैं, कमज़ोर भी कर सकते हैं। क्षेत्रीय दल यदि क्षेत्रीय हितों को ज़्यादा अहमियत देते हुए राष्ट्रीय हितों की यदि उपेक्षा करते हैं तो राष्ट्रीय एकता में वो बाधक बन जाते हैं। आज की परिस्थितियों में भारतीय राजनीति में अनेक क्षेत्रीय दल हैं और उनकी शक्ति में भी निरंतर वृद्धि हुई है और भारत के राष्ट्रीय दल जब कमज़ोर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दल अपना वर्चस्व हासिल करने लगते हैं।
11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा चुनाव की मुख्य प्रवृत्ति रही कि जिसमें इन क्षेत्रीय दलों के प्रभाव और शक्ति में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल की शक्ति में भारी परिवर्तन होता रहा है। राजनीतिक दल को केवल एक राज्य में राज्य दल की स्थिति प्राप्त है और उसे आगे चलकर एक से अधिक राज्य में राज्य दल की स्थिति प्राप्त हो सकती है और फिर वो क्षेत्रीय दल आगे चलकर राष्ट्रीय दल भी बन सकता है। इनका निर्धारित मापदंड की दृष्टि से जन समर्थन में कमी आने पर राष्ट्रीय दल की स्थिति भी कमज़ोर हो सकती है और क्षेत्रीय दल की स्थिति बढ़ सकती है। तो क्षेत्रीय दलों के हमने ये कुछ लक्षण देखे जिससे हम किसी भी राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दलों की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय स्तर, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि कुछ महत्वपूर्ण पार्टी हैं जो राष्ट्रीय स्तर के दल कहलाते हैं और जो क्षेत्रीय स्तर के दल हैं जिनका वर्चस्व क्षेत्र विशेष में होता है, उनमें अंतर क्या है। अगर इनका अंतर करें तो पहला अंतर ये है कि राष्ट्रीय दल की विचारधारा, नीति और कार्यक्रम संपूर्ण भारत की स्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित होता है। क्षेत्रीय दल केवल क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। क्षेत्रीय दल कई बार आक्रामक क्षेत्रवाद की नीति को भी अपना लेता है या उग्र क्षेत्रवाद भी कह सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उनके राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 2008 और 9 में उत्तर भारतीयों के विरुद्ध अपने कार्य किए थे, निर्णय लिए थे जो कि क्षेत्रीय दल के आधार पर किए थे, जो उचित नहीं थे। दूसरा ये कि राष्ट्रीय दल का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत में होता है, लेकिन क्षेत्रीय दल केवल अपने क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होते हैं। उनका प्रभाव, शक्ति और कार्यक्षेत्र शेष केवल एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित होता है। तीसरा अंतर हम ये कर सकते हैं कि क्षेत्रीय दल की शक्ति राष्ट्रीय दल की तुलना में कम होती है और इसमें परिवर्तन भी हुए हैं, कुछ चेंजेस होते रहते हैं। भारतीय साम्यवादी दल एक राष्ट्रीय दल है, लेकिन इसकी तुलना में समाजवादी दल डीएमके और अन्ना डीएमके जो क्षेत्रीय दल हैं 15वीं लोकसभा में इनको अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। 16वीं लोकसभा में एडीएमके, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, शिवसेना, तेलुगु देशम ये क्षेत्रीय दल हैं। इनको सीपीआई और सीपीआईएम और एनसीपी जैसे दलों से अधिक स्थान मिले। तो व्यवहार में स्थिति यह है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत वैधानिक दृष्टि से इनमें अंतर बना रहता है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति ये है कि इनमें अंतर कम हो जाता है।